हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ अभिषेक सराफ सर हैं, हु इज आईएएस 2020 बैच, और इन्होंने सीएसई 2019 में रैंक 8 सिक्योर की है। और सर की जर्नी का सबसे अमेजिंग पार्ट ये है कि इन्होंने एक बार नहीं 3 बार क्रैक किया है इस एग्जाम को, प्लस हर बार इन्होंने रैंक इंप्रूव की है अपनी। फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ली थी, सेकेंड टाइम इन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और फाइनली आईएएस में। तो आज सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं एंड सर विल शेयर हिज जर्नी विथ यू गाइस, एंड ऑल्सो सर आपसे ये भी बताएंगे कि क्या चीजें ऐसी थी उनकी जर्नी में या प्रिपरेशन में विच हेल्प्ड हिम क्रैक दिस एग्जाम 3 टाइम्स। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो सर पहला क्वेश्चन आई थिंक सबसे पहले यही कि आपके माइंड में सिविल सर्विस एज ए कैरियर कहाँ से आया? ये कैसे आपको ये लगा कि इधर जाना चाहिए सिविल सर्विस? देखिए, सिविल सर्विस एज अ करियर केम टू माय माइंड जब मैं रेलवे में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तो मेरा ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से हुआ, आईआईटी कानपुर से। और मेरे को वहाँ पे रिसर्च एकेडमिक्स वगैरह में इंटरेस्ट था। बट फिर इवेंचुअली मुझे लगा कि नहीं, मेरे को वहाँ पे जाना है जहाँ पे मैं जो काम करूँ उसका रिजल्ट डेली दिखे, मेरे को लोगों को उसका बेनिफिट लोगों को होता हुआ डेली दिखे, रादर देन रिसर्च। बिकॉज इवन दो काफ़ी अच्छा फील्ड है बट उसका ट्रांसलेशन टाइम काफ़ी लंबा होता है। कई सालों बाद वो फील्ड पे आता है जो लैब में आज हो रहा है। तो मेरे को उतना थोड़ा वैसा पेशेंस का इशू था कि नहीं, मेरे को आज ही बेनिफिट देना है लोगों को जो मैं करूंगा उससे। तो आई डिसाइडेड टू गो टू द फील्ड। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यूपीएससी का लिखा। उसमें आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 6 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वहाँ पे जब मैंने रेलवेज में ज्वाइन करा एज असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, तो वहाँ पे आई गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स बियॉन्ड द डोमेन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मतलब काफी सारी चीजें देखी कि सिविल इंजीनियर्स के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में सीखने को, काम करने को। इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत कुछ एक्सपोजर है। वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू करी, थोड़ा थोड़ा जनरल स्टडीज जिसको कहते हैं, थोड़ा न्यूज़पेपर, थोड़ा बाकी चीज़ें। कॉलेज में मैंने कभी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। अब जनरल चीज़ें देखना समझना अच्छा तो लगने लगा था। पढ़ते पढ़ते थोड़ा और इंटरेस्ट आ गया। तो फिर डिसाइड किया कि अगर ऐसा ही करियर ले लें जहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ समझना पड़ सकता है, कभी कुछ सिचुएशन चेंज हो रही है तो कुछ और नया समझ रहे हैं, फिर अप्लाई कर रहे हैं, और जो अप्लाई कर रहे हैं उसका बेनिफिट लोगों को आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं। तो द नेचुरल चॉइस फॉर सिविल सर्विस, और उसमें भी द नेचुरल चॉइस फॉर आईएएस और टू सम एक्सटेंट आईपीएस। इसीलिए फिर एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट, तीसरा सिलेक्शन, ये करते 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 जब तक नहीं मिला तब तक लगा रहा। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत की, तो जैसे कई जो एस्पिरेंट्स है जो अभी देख रहे होंगे वो भी बिगनिंग स्टेज में होंगे, या तो कॉलेज में होंगे, कोई जॉब में होंगे, है ना। कई लोग अब तो इवन स्कूल स्टेज पे सोचते हैं इस कैरियर के बारे में। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो एकदम बिगनर बंदा है उसको क्या करना चाहिए एकदम शुरुआत में, क्या चीजें करनी चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग जब एडवाइस देते हैं तो वो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, वो बेसिक किताब है। एंड दैट इज वेरी ट्रू, वो बहुत सही बात है कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। पर उसके पहले मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप विचार कर रहे हैं कि आपको आना है कि नहीं, कंसिडरिंग वेदर नॉट यू वांट टू गो टू दिस करियर, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपना मोटिवेशन सही से समझिए कि क्यों आना चाहते हैं। अगर सुपरफिशियल रीजन होंगे, उतले कारण होंगे कि पेरेंट्स ने कह दिया, मम्मी का सपना था, किसी रिलेटिव ने कह दिया, किसी सीनियर को देख लिया, कभी कलेक्टर को देख लिया, हम्म। ऐसे रीजंस होंगे, तो हो सकता है कि जो चैलेंजेस आपको तैयारी में आएंगे, और आपकी मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में रैंक 1 भी आने वाली हो, इट इज नॉट अनहर्ड ऑफ, हो चुका है, होता भी रहता है। तो आपकी मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में रैंक 1 भी आने वाली है, बट तैयारी में आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करेंगे। कहीं आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कहीं रिटेंशन की प्रॉब्लम है, ऐसी चीजें मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आपका जो ये मोटिवेशन होगा ना कि असल में मुझे सिविल सर्विस में आना क्यों है, ये चीज आपको सारे टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, जितना भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे, जितना भी रिलेटिव्स का प्रेशर होता है जो सोसाइटी में, जितना भी नेगेटिविटी फेस करनी होगी, ये सारी चीज, ये सारी नेगेटिविटी आपका मोटिवेशन आपको फेस करने में सहायता करेगा। तो जैसे मेरा मोटिवेशन क्या था, चीजों को सीखना, वाइडेस्ट पॉसिबल सोर्सेस से सीखना, उनको अप्लाई करना एट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्केल, जितने बड़े स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना जितने डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं। एज अ सिविल इंजीनियर भी कर सकता था मैं, एज अ सिविल सर्वेंट भी कर रहा हूँ। तो अगर आपका मोटिवेशन क्लियर होगा तो सबसे पहली चीज आप मतलब पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, आपका आउटपुट होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, इंटरेस्ट भी होगा, और जल्दी सक्सेस को पा पाएंगे। अदरवाइज आप सर्कल में घूमते रहेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। Yes. तो अपना मोटिवेशन स्ट्रेट करिए, ये मैं एडवाइस दूंगा। सर एक और चीज, जो बिगनर्स होते हैं तो वो कई बार क्या होता है कि जैसे क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारे पेपर्स हैं, ये हैं, तो जैसे एंटर करते हैं तो कई बार वो लॉस्ट हो जाते हैं कि स्ट्रेटजी बनाए, क्या प्लान बनाए, क्योंकि हमें भी कई डाउट्स आते हैं कि प्लान क्या बनाए। अब ऑब्वियसली हर किसी का अलग अलग,
तो उनको आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर उनको प्लान बनाना हो या स्ट्रेटजी बनाना हो तो क्या 2-3 चीजें वो कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे तैयारी करना है, आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, जॉब में हैं, ट्वेल्थ में भी हैं, पहले तो अच्छे से एक्सप्लोर करिए कि व्हाट दिस सर्विस इज अबाउट। एक बार ये डिसाइड हो गया, उसके बाद प्लान बनाने में कैसे करेंगे? सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसे बाय हार्ट कर लेना है, रट लेना है पूरा। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जीएस 1 2 3 4 सबका सिलेबस लिखा हुआ है, इंटरव्यू का लिखा हुआ है, जीएस 1 2 3 4 का बाय हार्ट रट लेंगे सिलेबस जो है, मतलब टॉपिक्स बोलता Yes. हूँ, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ वुमेन है, वो सारे टॉपिक्स रट लेंगे पहला। दूसरा ये है कि फिर हम ये देखेंगे कि टॉपर्स के क्या क्या सोर्सेज रहे हैं, कि इनने यहाँ से पढ़ा, उनने वहां से पढ़ा, ये थोड़ा आइडिया लगेगा। उसके बाद ये देखेंगे जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखें, अगर यूपीएससी के देखें तो सिलेबस को क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी, हाउ डज द सिलेबस गेट ट्रांसफॉर्म इनटू क्वेश्चंस, तो मुझे समझ में आएगा कि यूपीएससी असल में उस टॉपिक से क्वेश्चन बना कैसे है। 5 6 साल के पेपर देखेंगे तो फिर कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और वेबसाइट्स टॉपर से खुद के ब्लॉग्स हैं वेयर दे हैव पोस्टेड देयर ओन आंसर कॉपीज। तो इट इज वेरी वेल नोन कि कोई एक्सपर्ट किसी सब्जेक्ट में होता नहीं है यहाँ पे, मैं भी किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में भी मेरा बीटेक ही है, ग्रेजुएशन ही किया है, उसमें भी एक्सपर्ट में हूँ नहीं। आपको समझना यह है कि जो टॉपर है, जो पिछले साल रैंक 1 आ गया, उसको उस सब्जेक्ट में कितनी डेप्थ थी, उतनी ही डेप्थ तक आपको जाना है। Oh, तो पहले आपने सिलेबस रट लिया, क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो देख लिया, और जो सिलेक्ट हुआ उसका आंसर कैसे लिख रहा है वो देख लिया, yes. थोड़ा अंदाजा लग गया उतला उतला। Yeah. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक एक्सेल फाइल बनाइए, या हाथ से बनाना चाहते हैं तो एक टेबल बनाइए। 15 20 जो पिछले साल के टॉपर्स रहे, पिछले 2 3 साल तक, उससे ज्यादा नहीं, पिछले 2 साल देख लीजिए, उसमें उनने हर टॉपिक के लिए क्या क्या सोर्सेस फॉलो करें। मान लीजिए आप रैंक 1 का लिख रहे हैं, फिर रैंक 5 का लिख रहे हैं, रैंक 20 का लिख रहे हैं, रैंक 30 का लिख रहे हैं, तो ये आपकी लिस्ट बन जाएगी कि इस टॉपिक के लिए, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए 5 लोग जो टॉप किए, कंसिस्टेंटली रैंक लेके आए, उनने क्या सोर्स फॉलो करा। कुछ ऐसे कॉमन सोर्सेस दिखने लगेंगे जो हर टॉपर फॉलो कर रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, नहीं तो कुछ एनसीईआरटीज हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज हैं, 11 12 की हर ही टॉपर पढ़ता है, नहीं तो जीसी लियोंग है, नहीं तो लक्ष्मीकांत है, नहीं तो बजट इकोनॉमिक सर्वे है, ये हर टॉपर पढ़ता है। तो बेसिक बात है कि जो हर कोई पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही लीजिए, इतने लोग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो होगा सोर्स में। अच्छा, तो आपने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, सोर्स भी देख लिया, दिस इज वेयर यू स्टार्ट। तो उसमें Oh, सबसे सिंपल जो सोर्स है वो पढ़ना शुरू करा। फिर क्या करा, थोड़ा एडवांस सोर्स पे, जब सिंपल सोर्स पे पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, रिटेन हो गया, और फिर आंसर उसमें दिखने भी लगा, वो जब आप रिकॉल करो तो आपको याद भी रहता है। फिर आपने आंसर लिखने की कोशिश करी, अगर आपने टॉपर जैसा आंसर लिख लिया तो यू आर गुड इनफ, हो गया आपकी तैयारी। नहीं लिख पाए हो तो फिर उनने जो थोड़ा एडवांस सोर्स बोला कि ठीक है पहले लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बाद और कुछ भी पढ़ा, yes, sir. या नहीं पढ़ा किसी और सोर्स की बात करो, अगर मान लीजिए उन्होंने बोला लक्ष्मीकांत पढ़ लो, फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए पुंसी कमीशन भी पढ़ लो, Yeah, तो yeah. थोड़ा एडवांस सोर्स पे चलेगा, फिर आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, ये करते करते आप टॉपर के लेवल पे पहुंच जाओगे, हो गई तैयारी, और क्या करना है। बिल्कुल सर, ये आपने बड़ा ही मतलब इजी और सिस्टमेटिक वे में बताया है इसका, एंड आई थिंक ये बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा बिगनर के लिए कि ये 1 2 3 4 स्टेप्स ये करने हैं। तो सर एक और चीज, जैसे आपने बोली कि जर्नी में बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी जर्नी में लाइक 3 साल की, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आए होंगे, तो क्या चैलेंजेस रहे थे आपके और कैसे आपने उनको फेस किया? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो आता है कि लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि उन्हें तैयारी क्यों करना है। फिर जब इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं और फिर वाई सिविल सर्विस और वाई आईएएस वाला क्वेश्चन फेस करना होता है, क्योंकि मोस्ट इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, तब उनका इंट्रोस्पेक्शन शुरू होता है। तो ऐसा ना करें, वो मैंने बता दिया, अपना मोटिवेशन समझ ले। दूसरा चैलेंज लोगों को आता है कि ऑप्शनल कैसे चुने। यस। फिर लोग क्या करते हैं, अच्छा एंथ्रोपोलॉजी में टॉपर के 360 है, मैं भी वही ले लेता हूँ। ऐसा ना करें, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में, उसके बाद इंटरेस्ट क्यों मैं बताता हूँ, उसके बाद मटेरियल, उस सब्जेक्ट का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उसके बाद उस सब्जेक्ट का जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ लिंगो होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उससे आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, क्योंकि अंत में आपको सब्जेक्ट का आंसर भी लिखना है। ये 3 चीजें इसी ऑर्डर में करने की कोशिश करें, इंटरेस्ट, मटेरियल और कंफर्ट। ये 3 चीजें, 3 पैरामीटर होंगे जिनका आप ऑप्शनल चुनेंगे। क्यों? क्योंकि जीएस में ऐसा हो नहीं सकता, आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि सारे जीएस के सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे, किसी को नहीं लगता है। ज्योग्राफी में मेरा स्पीड ब्रेकर होता था, पूरा मोमेंटम टूट जाता था, किसी का कुछ कहीं और अटकता है। यस सर। पॉइंट इज जीएस में आप बोर होंगे, होने वाले हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप 10 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हैं, 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, और एक हफ्ता भर पढ़ सकते हैं। क्योंकि जीएस में आप बोर हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो जीएस पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, 7 8 घंटे उसमें निकल गए।
फिर 4-5 घंटे ऑप्शनल पढ़ के अगर इन दोनों जीएस और न्यूज़पेपर में आपकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं रही है तो ऑप्शनल में प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा लें और दिन के एंड पे आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ आज काम कर लिया अच्छा। प्लस ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है, पेपर्स भी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी एक्सपेक्ट्स थोड़ा एक्सपर्टीज आपसे उसमें, पीएचडी लेवल का नहीं बट अच्छा खासा डेप्थ में पूछते हैं, जीएस बहुत सुपरफिशियल पूछते हैं, तो यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप थोड़ा डेप्थ में आप जाके बात कर पाए। इंटरव्यू में भी ऑप्शनल से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, फिर उस फील्ड के ल्यूमिनरीज क्या कर रहे हैं जिनने को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया उस फील्ड को, नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ दैट फील्ड टू सिविल सर्विस, ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछते हैं काफी ज्यादा। तो अगर आपको ऑप्शनल में इंटरेस्ट रहेगा आप नेचुरली उसे एसोसिएट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, इंक्विजिटिव रहेंगे, बुक्स के अलावा भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा आंसर्स का। तो ये तब होता है जब इंटरेस्ट हो। तो इसका दूसरा सिचुएशन सोचिए, मुझे एंथ्रोपोलॉजी में कतई इंटरेस्ट नहीं है पर आई टुक एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज सम टॉपर स्कोर 360। अब हो क्या रहा है, दिस ईयर की जो टॉप करने वाला एंथ्रोपोलॉजी में ऑल इंडिया, दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट एंड आई एम डिलिबरेटली पुटिंग माई सेल्फ इन अ पोजिशन जहां मेरे को उस टॉपर से कॉम्पीट करना पड़ेगा जबकि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं। तो जीएस में आपका मोमेंटम खराब हुआ, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा और ही मूड खराब हो गया, दिन के एंड पे यू आर फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए कभी ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट ना हो। मेरे को भी ये दिक्कत आने लगी थी कि सिविल इंजीनियरिंग में 2013-14 में बहुत मार्क्स आते थे पर 2016 17 18 19 में कम होने लगे मार्क्स। एक बार एक टॉपर के आ भी गए थे, अवधेश मीणा सर हैं, उनके आ गए थे बस, उसके उनके बाद से कभी नहीं आए थे। तो सिविल इंजीनियरिंग से मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, इतनी मेहनत भी लगती है सिविल इंजीनियरिंग में, एंथ्रोपोलॉजी में तो 4 महीने में लोग पढ़ते हैं अपेरेंटली और मार्क्स आ जाते हैं उनके। और फिर मैंने दिमाग में ये सोचा कि देखो एंथ्रोपोलॉजी के मान लीजिए टॉप 200 टॉप 100 में 4-5 लोग हैं, 2018 के रिजल्ट में सिविल इंजीनियरिंग में कोई नहीं था टॉप 100 में, टॉप 200 में भी कोई नहीं था। अच्छा। और फिर टॉप 200 से 250 तक 3 लोग थे। तो मेरे को थोड़ा डीमोटिवेशन लगा था उसके बाद, बट मैंने सोचा कि देखो अंत में क्या चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी वाले 4 लोग होंगे टॉप 100 बट हमें तो एक ही सीट चाहिए ना। यस सर, यस सर, हाँ 4 लोग टॉप 100 में सीट लेकर, मुझे तो एक ही सीट चाहिए, तो अपनी उस एक सीट के लिए लड़ो। बिल्कुल। पॉइंट इज इंटरेस्ट के आगे, इंटरेस्ट इज नॉन नेगोशिएबल, अगर आपको इंटरेस्ट सबसे नहीं है बड़ा सब्जेक्ट में तो फैक्टर है मत लेना। इंटरेस्ट। बिल्कुल सर। इंटरेस्ट दूसरा, मटेरियल क्यों, अब देखिए मटेरियल मार्केट में अगर है तो आपको अपने नोट्स खुद नहीं बनाने पड़ेंगे, थोड़ा आपका एफर्ट बच जाएगा, देन देयर इज अ पीयर ग्रुप, देयर इज फैकल्टी, देयर इज गाइडेंस, देयर इज यूट्यूब, देयर इज सोशल मीडिया, जिससे आपको थोड़ा चैनल मिल जाएगा, थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसके बिना तैयारी नहीं हो सकती बट आपका एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो थोड़ा एफिशिएंसी से पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। यस। उसके बाद होता है कंफर्ट लेवल विद द सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का थोड़ा टेक्निकल लिंक होता है, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो प्रैक्टिस के साथ डेवलप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको थर्ड प्रेफरेंस पर रखा है। यस। प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर लेंगे, हो जाएगा, लिख देंगे। कई लोग इंजीनियर्स जो हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब लेके निकालते हैं एग्जाम, तो दे प्रैक्टिस दे डेवलप कंफर्ट इन द सब्जेक्ट। इसीलिए इंटरेस्ट, मटेरियल और कंफर्ट, तो ये हो गया दूसरी गलती जो ऑप्शनल चुनने में लोग गलती करते हैं। फिर तीसरा क्या है, एक सोर्स को 10 बार पढ़ना, 10 सोर्स को एक बार पढ़ना। यस। लोगों को क्या लगता है हमें एग्जॉस्टिवली पढ़ाई करनी है, जब नए स्टार्टिंग में होते हैं, एंथुसियाज्म होता है तो एग्जॉस्टिवली पढ़ाई करनी है, इसकी जरूरत नहीं है। प्लीज लिमिटेड। रियलाइज कि इस एग्जाम में अगर आप हर सब्जेक्ट में एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन है और एक आध दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो आप आईएएस बन जाएंगे, आपको टॉपर किसी सब्जेक्ट में बनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सर ये आपने बहुत सही बात कही है अभी। तो एक चीज तो जो ऑप्शनल, क्योंकि जो बिगनर होता है वो इतने थॉट नहीं देता ऑप्शनल को, कई बार वो तो जो दे देता है फिर उसको समझ में आता है कि ऑप्शनल में कम मार्क्स आए तो थॉट प्रोसेस तब शुरू होता है। बट आई थिंक ये सर ने जो अभी ऑप्शनल के बारे में बताया, मैं सबको कहूंगा इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार सुनना। ये 3 फैक्टर्स जो हैं, इंटरेस्ट, मटेरियल और फिर आपका जो थर्ड फैक्टर जो है सर ने बताया, तो ये तीनों कंफर्ट जो फैक्टर्स। आपका रहेगा कंफर्ट, सब्जेक्ट में। हाँ कंफर्ट जो है, तो ये तीनों फैक्टर्स आप जरूर ध्यान में रखना ऑप्शनल चुनते वक्त, बिकॉज ऑप्शनल का वेटेज 500 मार्क्स होता है। सो आई थिंक वो बहुत, जीएस में इतना वेरिएशन भी नहीं होता होगा ना सर मार्क्स में फाइनल लिस्ट में, तो वही मेन। बोल रहा हूँ, ऑप्शनल का 500 मार्क्स वेटेज बोल रहे हैं क्योंकि यूपीएससी ने वो रखा हुआ है, बट ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके ऑप्शनल में 300 मार्क्स तक आ रहे हैं, 320 तक आ रहे हैं, जीएस में आपको 3 पेपर लगेंगे उतने लाने में, यस यस 105 110 नंबर आ रहे हैं, 3 पेपर लगेंगे आपको जीएस में उतने लाने में, तो जीएस की तुलना में देखा जाए तो ऑप्शनल का वेटेज 750 मार्क्स है। यस। तो बिल्कुल तो बिल्कुल ये ये ध्यान देने ये वाली बात है। तो ये तो है। और उसमें फिर कई बार फिर बताइए। लोग ये गलती कर देते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि हमें एग्जॉस्टिवली पढ़ाई करना है, हमें तो मतलब सिविल सर्विस है तो बहुत सीरियसली पढ़ाई करना है, तो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं, कभी इंटरेस्ट आ जाता है, कभी बहुत सारे सोर्सेज उठा लेते हैं, जबकि जरूरत उसकी नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात, आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने का एक तरीका ये भी है कि ये समझें कि हमें कहीं भी किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश नहीं करना है। आ जाएंगे वो दूसरी बात है, किसी ना किसी के तो आएंगे ही, पर यस ऐसा ना हो कि मेरे को जीएस 1 में इंटरेस्ट है तो मैं जीएस 1 में मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करने के चक्कर में मैंने जीएस 4 पर ध्यान ही नहीं दिया। यस यस। तो एवरेज से स्टैंडर्ड डिविएशन तक, एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन पे रहना है,
मैक्सिमम पे जाने की कोशिश नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव होना है, बट ऐसा नहीं करना कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में दूसरे में कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन पे आना आसान है, एक्सपर्ट बनना मुश्किल है। तो Yes. ऐसा ना करें कि आप इनजस्टिस कर जाएं किसी सब्जेक्ट के साथ क्योंकि एक में ज्यादा इंटरेस्ट था। दिस इज एन एग्जाम ऑफ जनरल स्टडीज, General. नॉट एक्सपर्ट स्टडीज। तो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, या तो बहुत ज्यादा टाइम एक सब्जेक्ट पे लगा देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, 10 सोर्सेज उठा लेंगे, उनको रिवाइज नहीं करेंगे, एक एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, वो दिमाग में बैठेगा नहीं, इंटरनलाइज नहीं होगा, तो आप आंसर में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। बेटर ये है कि एक सोर्स को 10 बार पढ़े और फिर छोटे कंसाइज नोट्स बनाते जाए। फिर एक गलती लोग ये करते हैं कि कई बार अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, और इंडियन सोसाइटी की ये प्रॉब्लम भी है, वी डोंट बिल्कुल फोकस दैट मच ऑन मेंटल हेल्थ, उसका टैबू ही बना हुआ है, कह रहे तो पागल हो गया, तो सोसाइटी उसे अलग नजर से देखती है। तो ये, आप सोशल रिफॉर्म की बात अलग है, बट जब तक आप एस्पिरेंट हो तो मैं बोलूंगा कि इस चीज का काफी ध्यान रखें। कई बार सर्टेनली सर, होता है हम मेंटल नौकरी हेल्थ छोड़ तो के, इफिशिएंसी भी इम्पैक्ट कर इफिशिएंसी पे भी इम्पैक्ट होता एग्जैक्टली, है। हम लोग नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं, हमारे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनका एक प्रमोशन हो गया, दूसरा प्रमोशन हो गया, दे आर इन यूएस, दे आर पोस्टिंग वेरी गुड पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड मनी एंड दे आर गेटिंग प्रमोटेड, दे आर मूविंग अहेड इन देयर लाइफ। हमें क्या लगता है, यार यार मैं तो एक कमरे में बैठा हुआ हूँ अभी भी। तो हाँ, दिस इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन, ये इससे बचना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि उनने जो अपना करियर चूज किया है उसमें दे आर इन द जॉब ऑलरेडी, वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें जॉब में, आप अभी जॉब में घुसने वाले हैं। तो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। अगर रेस की एनालॉजी देखें तो उनकी रेस कल स्टार्ट हुई थी, कल खत्म हो गई थी, दे हैव ऑलरेडी वन। बिल्कुल सर। आपकी रेस स्टार्ट होने वाली है, आई तो थिंक आप इसी अपने आप इसी को उन लोगों से, कॉन्टेक्स्ट में सर, इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा, इनफैक्ट हर एस्पिरेंट को सबसे बड़ा चैलेंज ज्यादातर यही होता है कि मेंटल प्रेशर जो होता है मेंटल हेल्थ को लेके। तो इसके लिए कुछ आप क्या टिप्स या सजेशंस दे सकते हैं कि क्या चीजें वो कर लें कि जिसके मतलब एक दो टिप्स जो डेली रूटीन में लाएं या कुछ वही ऐसा। मैं वही मैं बता रहा था। देखिए, सबसे पहले तो अनफेयर और इलॉजिकल कंपैरिजन से बचना चाहिए। अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करें जो जॉब में, अरे जॉब में वो प्रमोट हो रहे हैं, बट यू हैव नॉट एंटर्ड द जॉब, यू आर इन द फेज ऑफ अ स्टूडेंट लाइफ। आप छात्र की जिंदगी जी रहे हैं, वो नौकरी की जिंदगी जी रहे हैं, तो उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि दे आर अर्निंग मनी, आई एम नॉट। तो सोशल मीडिया को अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर सकते तो उसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट खुद पे ना होने दें। होता क्या है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, पीपल टेंड टू पोस्ट द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ, एंड यूपीएससी की तैयारी कुछ सेंस में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बट जो ये होता है ना कि आप सोशल आइसोलेशन में, यू आर नॉट अर्निंग, तो दैट इज नॉट द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो उस कंपैरिजन से खुद को बचाएं। वैसे सोशल मीडिया को कंस्ट्रक्टिवली यूज करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर भी सकते हैं, टेलीग्राम है, नहीं तो यूट्यूब है, काफी सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डिस्ट्रक्टिव यूज ना होने दें उसका, पहला। दूसरा, ये एक शेड्यूल फिक्स रखें अपना दिन का, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिनट टू मिनट, बट ऐसा रहे कि मान लीजिए कि प्लस माइनस हाफ आवर पे चलता है, उतना चला है। जैसे मेरा ये था कि दिन रात को मैं 6.5 घंटे सोता था, दिन में 3 बार पावर नैप 10-10 मिनट की, तो दिन का 7 घंटे सोता था। फिर ब्रॉडली 3-3.5 घंटे अखबार, 4 घंटे के आसपास एक सब्जेक्ट, 4 घंटे के आसपास अगला सब्जेक्ट, इतना चलाते रहे। खाली कभी ना बैठे, अगर मूड फ्रेश भी कर रहे हैं, रिक्रिएशन भी है, ब्रेक भी ले रहे हैं, तो ब्रेक लो, खाली मत बैठो ऐसे। एक चीज ये, छोटे छोटे मल्टीपल ब्रेक्स में, ऐसा मत सोचें कि लंबा 3 घंटे का एक ब्रेक ले लिया मैंने दिन में, अब मैं पूरे 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है। Yes. भले ही क्यूमुलेटिवली आपके दिन के ब्रेक की लेंथ 3 घंटे हो जाए, बट छोटे छोटे मल्टीपल ब्रेक्स। होता क्या है, पहले आप रिफ्रेश होते हैं थोड़ी देर, उसके बाद आपका लेवल ऑफ रिफ्रेशमेंट होता ही रहता है, आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो या 2 घंटे का ब्रेक ले लो, उतने ही मोटिवेशन से पढ़ पाओगे। और फिर 4 घंटे, 3-4 घंटे का ब्रेक हो जाता है तो ऐसा लगता है आप कल ही पढ़ेंगे, ये होने लगता है। इसीलिए छोटे 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 बहुत सारे ब्रेक लो, ज्यादा लंबा एक ब्रेक लो। उसके बाद जो नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं, जैसे कई बार रिलेटिव्स भी होते हैं सोसाइटी में, हर किसी के साथ होता है कहीं ना कहीं, बिल्कुल, उनसे थोड़ा दूर रहें। बिल्कुल। अपने आप को लाइक माइंडेड पीपल से सराउंड करें, अपना फ्रेंड सर्कल जो बनाएंगे उसमें ऐसा कि जिनका मोटिवेशन, जिनकी सिंसियरिटी, जिनका नॉलेज लेवल लगभग सेम हो, जिससे आप उनके साथ चीजें, ओपिनियन एक्सचेंज कर पाएं। और फिर कभी कोई इश्यू आता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, तो लोगों से बात करें, अपने लाइक माइंडेड पीपल, वेल विशर से बात करें, जरूरत पड़े तो मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं, प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने बोला था कि डेली शेड्यूल, उसके साथ एक चीज और करें, छोटे छोटे टारगेट्स भी बना लें, वीकली टारगेट, डेली टारगेट, मंथली टारगेट। वो टारगेट अचीव होगा तो खुद को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब एक खुद को थोड़ा सा प्राइज भी दें। होता क्या है, बेस्ट मोटिवेशन एंड बेस्ट पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कम्स जब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, नीचे ही आता है पर आ जाता है, आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही चल रहा है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। नहीं आता है, यूपीएससी आपको ये मोटिवेशन नहीं दे रही, तो कम से कम आप खुद को दे लीजिए, छोटा टारगेट बनाए, उसको अचीव कर लीजिए। अचीव करेंगे तो अच्छा लगेगा। और यही छोटा टारगेट अचीव करने में आपका ऑप्शनल आपकी हेल्प करेगा, जो मैंने बोला था कि ठीक है 4 घंटे जीएस में एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं हुई, 4 घंटे ऑप्शनल में अच्छे से पढ़ाई होगी, दिन के एंड में लगेगा हाँ अच्छा दिन निकला, Yes. वो वाली चीज है। फिर एक चीज है, लोग गलती करते हैं, एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट, मतलब ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं
और ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है जहाँ पे टारगेटेड इंटरवेंशन की जरूरत है। कहने का मतलब है GS1 में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, अब ये तो देखिए कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। सोसाइटी में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। अगर ओवरऑल GS में मार्क्स कम आ रहे हैं, GS4 में कम आ रहे हैं, तो वहाँ देखो, वहाँ मेहनत करो। अगर आपका आंसर्स अच्छे हैं बट यू आर टेकिंग मोर टाइम टू राइट द आंसर, सो यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, तो रादर देन वर्किंग ऑन द कंटेंट यू नीड टू वर्क ऑन स्पीड। आपका ओके। कंटेंट सही है, जो क्वेश्चन लिख रहे हो उसमें मार्क्स सही मिल रहे हैं, बट क्वेश्चन पूरे अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो रिवाइज करो, स्पीड बढ़ाओ। जैसे मेरा था 17 में ऐसे पेपर खराब हुआ, 18 में कुछ और एक्सपेरिमेंट करा वो भी खराब हुआ, 19 में जाके ऐसे पेपर सुधरा था, बट आई वाज वर्किंग ऑन दी ऐसे पेपर, वो देख रहा था कि मेरे को एक गड़बड़ है जिसके कारण मैं IAS नहीं बन पाया 17-18 में। तो पॉइंट इज, जहाँ गलती है वहां काम करो, अदरवाइज लोग क्या बोलते हैं UPSC तो बस किस्मत की बात है, उसमें गलती क्या होती है वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी गलती कहाँ है, वो बस ब्रूट फोर्स लगा रहे हैं। तो इससे बचें, एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट का डाइकोटोमी होती है, उसका ध्यान रखें। दिस इज व्हाट आई वुड से। सर एक और चीज है, जैसे आपने इस एग्जाम को 3 बार क्लियर किया और हर बार आपने बेटर रैंक, तो कुछ चीजें आपको ऐसी फील हुई होंगी जो आपके लिए वर्क की हैं, 2 या 3 चीजें। तो ऐसी वो क्या 2 या 3 चीजें ऐसी जो आपके लिए वर्क की हर बार, जो है जो आपको लगा कि हाँ ये चीज वर्क कर गई, इसके इसके थ्रू जो है बेटर क्लियर हो गया या बेटर रैंक आई। उसमें जो चीज वर्क कर रही है उसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी फेज ऑफ द एग्जाम। हर फेज का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, हर फेज में हर पेपर का कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, सेम स्ट्रैटेजी सब पे काम नहीं करेगी। प्रीलिम्स इज फैक्चुअल, प्रीलिम्स में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ये तो अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम, ऐसा नहीं है, रट्टा लगाने का भी एग्जाम अच्छा खासा रट्टा लगाना पड़ता है, रोट लर्निंग चलती है, ठीक है। उसके बाद मेरा एक चीज उसमें प्रीलिम्स में ये भी थी कि लोग बोलते हैं प्रीलिम्स को तो आखिरी 1 महीने में तैयारी कर लो, नहीं, मेरा उसमें ये स्ट्रैटेजी थी कि प्रीलिम्स की तैयारी साल भर चलेगी, बट मेन से अलग चलेगी। मेंस की तैयारी अलग है, प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस के नोट्स अलग है, प्रीलिम्स के नोट्स अलग है, प्रीलिम्स का एग्जाम का रिक्वायरमेंट अलग है, तो मेंस तो उससे तैयारी की स्ट्रैटेजी भी अलग है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स फैक्चुअल है तो हम फैक्चुअल चीजें रटेंगे, फैक्चुअल चीजों के अलग से नोट्स बनाएंगे, पुराने साल के पेपर्स देखेंगे और समझेंगे कैसे नोट्स बनाना है। उसके बाद क्या है, मेरे लिए व्हाट वर्क इज कि मैं न्यूज़पेपर अपना खुद पढ़ता था, किसी कंपाइलेशन पर रिलाई नहीं करता था, अपने नोट्स खुद बनाता था। तो जब आप पढ़ते हो अपने नोट्स खुद बनाते हो तो आपका इंटरनलाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, रादर देन रीडिंग समथिंग एंड अंडरलाइनिंग, यस। ठीक है। तो फिर मैं ये ये सर ऑन बड़ा रिकॉर्ड यूनिक भी है, स्टेट कर आजकल सकता हूँ। तो काफी लोग जो है मंथली मैगजीन्स या जो कंपाइलेशन आती हैं, तो सर मतलब क्या मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि एस्पिरेंट्स हमसे भी बहुत बार पूछते हैं कि वो मंथली मैगजीन या कंपाइलेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए मतलब क्या सजेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका क्या सजेशन होगा उसमें? देखिए उसमें मैं बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा सजेशन इसमें ये रहेगा कि देखिए, कई लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे हमने सिर्फ कंपाइलेशन पढ़ा, हमारा सिलेक्शन वगैरह, मेरे भी कई बैचमेट्स हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली गलत है, बट पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा, क्योंकि मैं आपका टेम्परामेंट नहीं जानता जो सुन रहे हैं, बट ओवरऑल मैं एक गाइडेंस दे सकता हूँ। इनिशियली अखबार पढ़ें। इनिशियली आप ये रिलेट कर पाएंगे कि टॉपिक जो है सिलेबस के, वो अखबार में क्या क्या रेलेवेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे इंटरलिंक करना, क्योंकि अगर आप पेपर देखेंगे तो GS3 के सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर GS1 से भी बन सकता है। मेरा जो मेंस था, आखिरी मेंस था, उसमें वाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सो डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया क्वेश्चन था, वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन था, वो आया था GS3 में। यस सर। पॉइंट इज आपको एक एक टॉपिक को इंटरलिंक करते बनना चाहिए दूसरे टॉपिक से, और वो कंपाइलेशन पढ़ के नहीं होता आपका। तो इनिशियली देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो वर्किंग अराउंड द न्यूज़पेपर। पढ़ लीजिए 1-2 साल न्यूज़पेपर, उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप टॉपिक्स को इंटरलिंक करने लगेंगे। ब्रॉडली आपको पता है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या चलता है, इंडिया पाकिस्तान में क्या चलता है, ब्रॉडली टैक्सेशन रेजिम जो है इंडिया का, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, पुलिस में क्या रिफॉर्म्स करने, ये सब सिविल सर्विस में क्या रिफॉर्म करना है, बेसिकली आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे, क्या क्या उसमें बैकग्राउंड है वो पता चल जाएगा, इंटर रिलेट कर पा रहे हैं। उसके बाद टाइम बचाने के लिए इफ यू वांट यू कैन गो फॉर अ कंपाइलेशन, क्योंकि आपको सिर्फ आप जो अपडेट हो रहा है हर फील्ड में वो चाहिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवरी फील्ड यू नो। तो यस। पहले अखबार पढ़ लिया, बैकग्राउंड बना लिया, फाउंडेशन बना लिया, अंडरस्टैंडिंग बना लिया, उसके बाद अपडेट के लिए यू कैन रीड द न्यूज कंपाइलेशन। तो मेरा मतलब पर्सनल स्ट्रैटेजी ये था कि मैं न्यूज़पेपर तो इज अ हमेशा ही मस्ट अपने सर, नोट्स पढ़ता मतलब था। न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इट इज अ मस्ट। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने आखिरी मेंस तक अपने न्यूज़पेपर खुद पढ़ा, कंपाइलेशन के पीछे नहीं जाता था, मैं अपने नोट्स खुद बनाता था, और उसका रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या फायदा मिला मेरे को। लोग बोलते हैं योजना कुरुक्षेत्र पढ़ो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योजना एंड कुरुक्षेत्र, पूरे सम्मान के साथ मैं बोल देता हूँ मैंने नहीं पढ़ा था। शुरुआत में पढ़ा था 2016-17 में जब नया था। उसके बाद मेरे पास न्यूज़पेपर से इतना कंटेंट होता था आंसर लिखने के लिए कि मेरे पास कंक्लूजन लिखने की जगह नहीं बचती थी, क्या मैं योजना कुरुक्षेत्र पढ़ के नया कंटेंट निकालूंगा। यस। बात ये थी। फिर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, लोग बोलते हैं 10 पॉइंट, मतलब जितने पॉइंट, जितने नंबर का क्वेश्चन उतने पॉइंट्स लिखो। 10 नंबर क्वेश्चन 10 पॉइंट लिखो, 15 नंबर क्वेश्चन में 15 पॉइंट लिखो। मैं 10 नंबर क्वेश्चन में 15 पॉइंट लिखता था, 15 नंबर क्वेश्चन 20-22 पॉइंट लिखता था।
इसीलिए मेरे पास जगह भी नहीं बचती थी अंत में कंक्लूजन लिखने की। तो अंत में मेरे को 2019 में मैनेज करना पड़ा कि जब मैं सेकंड पेज पे पहुंचता था 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो मैं इतनी जगह छोड़ देता था कि इसके नीचे कंक्लूजन लिखूंगा, बॉडी में कितना भी हो गया हो गया। हाँ, तो yes, थोड़ा कंक्लूजन सही से लिखा गया तो उससे मार्क्स इंप्रूव हो गए थे मेरे। अंत में मेरे पास कंटेंट इतना रहता था। पॉइंट इज, अगर आप खुद एफर्ट डालेंगे तो उसका रिजल्ट आता है, आज नहीं तो कल आ जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि फिर इंटरव्यू को लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। ये इंटरव्यू में तो दे विल जज आवर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू पे मैं अपने रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूँ, मेरे इंजीनियरिंग सर्विस में 150 150 आए थे, 200 का होता है इंटरव्यू। और 3 बार सिविल सर्विस 2017 18 19 में 193 193 और 190 आए 275 में से। सर तो जस्ट मैं, ऑडियंस मेरा को बता ओपिनियन तो दूं कि ये है। 193 इज एक्सेप्शनल मार्क्स इन इंटरव्यू, और वो 3 बार लाना मतलब इट्स समथिंग की एक्सेप्शनल चीज है ये काफी। तो बिल्कुल। उसमें मैं बता दूं, प्लीज डोंट टेक इंटरव्यू लाइटली। प्लीज मत, ये मत सोचिए कि नहीं वो तो हमारी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। बोलते हैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट यूपीएससी का इंटरव्यू समथिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको बढ़िया से आप 500 मार्क्स का एग्जाम समझिए। अगर आपके 190 200 आ रहे हैं तो 2 जीएस पेपर के बराबर हो गए। एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर। मेरा 2017-18 में सिलेक्शन इंटरव्यू के कारण ही हुआ था। ऐसे पेपर खराब हुआ था, इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था तो लिस्ट में नाम आ गया था। उसको लाइटली मत लीजिए। पूरा मैकेनिकल तरीके से तैयारी करी जा सकती है, मैं वो बता भी सकता हूँ। हालांकि ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइम इन दिस टॉक, अभी उसमें भी मे नॉट गो इनटू इट, बट फ्रॉम द डे यू आर फिलिंग द टैप टू द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू एग्जिट द इंटरव्यू रूम, आपका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है। इंटरव्यू डज नॉट स्टार्ट व्हेन यू एंटर द इंटरव्यू रूम, इंटरव्यू स्टार्ट्स व्हेन यू फिल द टैप। इस चीज का ध्यान रखें। प्लस जीएस, एसए और ऑप्शनल, हर पेपर का रिक्वायरमेंट अलग है। जीएस की अप्रोच से ऐसे को अटेम्प्ट ना करें। ऐसे का रिक्वायरमेंट समझे तो उसको अलग से अप्रोच करते हैं, अलग से अटेम्प्ट करते हैं। तो बेसिकली योर हार्ड वर्क, योर ऑनेस्ट वर्क, योर मोटिवेशन, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, दैट इज व्हाट वर्क फॉर मी। और फिर एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट, मैंने बताया था ना, मेरे को जीएस में मार्क्स अगर एवरेज आ रहे थे 436 आए थे 2017 में, तो इट इज नॉट एक्सेप्शनल बट इट इज नॉट बैड आइदर। सिमिलरली 415 आए थे 2018 में, नॉट एक्सेप्शनल नॉट बैड आइदर। बट अब उसमें मैं ये समझ कर रहा था कि नहीं, मेरे को कंटेंट और बढ़ाना है, मेरे को योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है, तो वो मेरा फायदा नहीं होता। मुझे दिख रहा था कि मैं कंक्लूजन ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बच रही। और मेरे पास कंटेंट इतना रहता था कि नहीं नहीं, मेंस में बॉडी में लिख देता हूँ, बॉडी में लिख देता हूँ, ये सोचते सोचते कंक्लूजन की जगह खत्म हो जाती थी। 2019 में मैंने सीधे सीधे ये करा, बॉडी में कितना भी लिख दिया, कंक्लूजन की जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, उससे मार्क्स बढ़ गए। पॉइंट इज, टारगेटेड इंटरवेंशंस, माइक्रो इंटरवेंशंस, जहां पे जरूरत है एग्जैक्टली वहीं पे, जो सर्जिकल काम होता है ना वैसे वाला काम करें, हो जाएगा सिलेक्शन। एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट का ध्यान रखें। तो ये बातें जो होती है ना कि किस्मत पे होता है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अवॉइड कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी करेंगे आप लाइफ में, स्टार्टअप खोलेंगे, रिसर्च करेंगे, कितने रिसर्च इनोवेशन हुए जो तुक्के से हुए, गलती से हुए, तो किस्मत का रोल हर जगह है। बट द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। आपके हाथ में किस्मत नहीं, आपके हाथ में आपकी मेहनत है। सर्टेनली सर, आपने 3 बार क्लियर किया तो लक तो मतलब बड़ी फैक्टर, बट हार्ड वर्क मेन फैक्टर था। मेन फैक्टर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क मेन फैक्टर था, राइट। तो सर अब प्रीलिम्स की बात करें, क्योंकि अभी अब आई थिंक लेस देन 90 डेज बचे हैं अभी प्रीलिम्स में। तो जो एस्पिरेंट्स इस साल देने वाले हैं, तो उनके लिए एक दो टिप्स आप क्या देंगे कि उनको 3 मंथ्स में किस चीज पे फोकस करना चाहिए? एक दो टिप्स ऐसे जो आप दें। जैसा कि मैंने कहा था कि सोर्सेज जो है प्रीलिम्स के वो बहुत सिंपल है, बहुत लिमिटेड है। उतना ज़्यादा डाइवर्स सोर्सेज नहीं होते हैं मेन सिट पे। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम कि प्रीलिम्स आपसे चाहता क्या है। वो सिलेक्शन राउंड नहीं है, वो एलिमिनेशन राउंड है। Yes. काफ़ी फैक्चुअल होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट, ये 8 टॉपिक होते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपके कोर रहेंगे जहाँ तक है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ये जो होता है ये थोड़ा वाइल्ड कार्ड टाइप का होता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो छूट जाता है। Yes. और फिर करंट अफेयर्स, अगर आप मेहनत कर लेंगे अच्छा खासा स्कोर चला जाता है। पिछले साल करंट अफेयर्स नहीं आया, बट दैट वाज ड्यू टू डिफरेंट रीजन। पॉइंट इज, रियलाइज कीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जहाँ पे कम मेहनत से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसमें लिमिटेड मेहनत देना है, नहीं तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है। फिर ये रियलाइज कीजिए कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। जैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, नहीं तो 3 आइट्रेशन की टेक्निक्स होती हैं। तो ये जो अटेम्प्टिंग का मेथोडोलॉजी होता है, इसको एकदम अपना मैकेनिकल बना दीजिए। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन का नुकसान जो आपका हो जाता है क्योंकि आप सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, नॉलेज था फिर भी गलत हो गया, तो इसमें तो आपकी गलती है। तो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन अटेम्प्ट कर करके अपना तरीका इतना मैकेनिकल और फुल प्रूफ कर लीजिए कि कहीं सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि Yes. इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वाला मार्क कर दिया, ये सब गलतियां नहीं होना चाहिए। फिर अटेम्प्ट करते रहेंगे तो गेस वर्क आपका जो होता है वो बहुत कैलिब्रेटेड हो जाता है। तो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू अटेम्प्ट, ये सब चीजें काफी सही हो जाती हैं जिससे आपका स्कोर काफी शूट करता है। जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया, हाई स्कोर लेके आए, फॉरेस्ट का कट ऑफ निकाला है, नन ऑफ देम वाज एन एक्सपर्ट।
आपके 50-55 ही क्वेश्चन है, अगर 75 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 140 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर ला रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन का गेस वर्क ही था, बट उन्होंने प्रैक्टिस करके गेस कर लिया सही से। तो ये सब चीजें डेवलप कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ध्यान दीजिए कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल है। कई चीजें हैं जो आप अभी पढ़ेंगे, याद करेंगे, 2 महीने बाद भूल जाएंगे, बट 2 महीने ही उसका पर्पस है। तो इस चीज को काफी ध्यान रख लीजिए, वरना आप साल भर सोच रहे हैं कि मैं साल भर रटूंगा, वो नहीं होगा। और जो आपके नोट्स हैं उनको कैसे यूज करना है वो अपन पूरा डिटेल में बता सकता हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाता था, कैसे मैं उनको यूज करता था। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको कैसे यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम एंड यूजिंग योर शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर इट। सर जैसे नोट्स की बात की आपने, तो कई लोग बोलते हैं कि मतलब नोट सिर्फ मेंस के बनाना चाहिए, कई लोग बोलते हैं प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं है नोट्स की। तो नोट्स में नोट मेकिंग में आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, किस एरियाज के नोट्स बनाने चाहिए, किसके नहीं बनाने चाहिए, और कैसे नोट्स बनाने चाहिए? देखिए, नोट मेकिंग सबसे पहली बात तो ऐसा ना समझें कि हर चीज के नोट्स बनाने या किसी भी चीज के नोट्स नहीं बनाने। नोट मेकिंग का पर्पस होता है। नोट मेकिंग का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है या तो मल्टीपल सोर्सेज को एक जगह पे लेके आना, जिस सब्जेक्ट का कोई ऑर्गेनाइज सोर्स ही नहीं है। कहीं आप कोई पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल गया, किसी टॉपर ने कोई पीडीएफ दे दिया, या फिर न्यूज़पेपर में कुछ आ गया, तो उनके मल्टीपल सोर्सेज को एक जगह लेके आना, ये एक नोट बनाने का रीजन हो सकता है। कई बार नोट बनाने का रीजन ये भी हो सकता है कि एक ही सोर्स है बट वो बहुत वॉल्यूमनेस है, एंड इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिवाइज दैट सोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन या वेरी क्लोज टू द एग्जाम, और 250 पेज रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, आप उसको 30 पेज में खत्म करना चाहते हैं, तो कंसाइज वॉल्यूम बनाना उस चीज का, वो भी एक नोट मेकिंग का पर्पस हो सकता है। फिर नोट मेकिंग का पर्पस एक ये भी होता है, जो मैंने बोला था, थोड़ा इंटरनलाइज हो जाती हैं चीजें, हाथ से लिखते हैं तो। एक नोट मेकिंग का पर्पस ये भी होता है कि थोड़े डायग्राम फ्लो चार्ट डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में सारे डायग्राम फ्लो चार्ट ऐसे नहीं होते हैं जो आप वहीं के वहीं डिजाइन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं आपके कि इस टॉपिक में मैं ये बना दूंगा। तो Yes. ये सब चीजें जो होती हैं पर्पस समझें, फिर नोट्स बनाएं। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीपल सोर्सेज को एक जगह लेके आना है, तो मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ और भी सोर्सेज हैं, तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ न्यूज में लेके आ रहा है तो मैं उसका नोट बनाऊँ, और न्यूज में कुछ इफ समथिंग अपीयर्स इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड दैट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स, तो डेफिनेटली मैं उसका नोट बनाऊंगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं बनाना तो नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना, प्रीलिम्स में कुछ आया जो रेलेवेंट है तो मैं बना लूंगा। वैसे ही एंशियंट इंडिया की आर एस शर्मा पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छी किताब है। सिंगल स्टॉप सोर्स बन सकता है वो आपका एंशियंट इंडिया के लिए, बट वो बहुत वॉल्यूमनेस है। उसके मैंने 35-70 पेजेस के नोट्स बना लिए थे, 250 पेज से ऊपर की किताब है, 35 to 40 पेजेस सॉरी। तो वो रिवाइज करने में मेरे लिए हेल्पफुल हो गया। लियोंग का पार्ट 2 है, वो अगेन मे बी 100 पेजेस के आसपास है, उसके मैंने 10 पेज के नोट्स बना लिए थे, तो वो रिवीजन करने में मेरा 2017, 18, 19 हर अटेम्प्ट में काम आया। पॉइंट इज आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों बनाना चाहते हो, बस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ नोट यू डोंट मेक अ नोट। क्या पर्पस है वो बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, वही सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है। प्रीलिम्स का बना रहे हैं, मेंस के लिए बना रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का कंटेंट है जो टॉपर्स लिखते थे अपने आंसर में, जो हमें उठा के सीखना है। टॉपर्स के आंसर कॉपीज देखे थे, अब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मुझे याद करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपने अपने नोट्स में उतार ली। इसमें सर एक चीज है कि और आप क्या होता है, प्रीलिम्स के नोट्स अलग बनाते थे, मेंस के अलग, या एक ही कंबाइंड यस, होता था? अच्छा, अलग अलग, सेपरेट अलग अलग, सेपरेट। ओके। सेपरेट। एवर नोट पे बनाता था मैं, करंट अफेयर्स के नोट जो थे, प्रीलिम्स का अलग नोटबुक स्टैक था, मेंस का अलग नोटबुक स्टैक था। रिक्वायरमेंट अलग है तो कंटेंट भी अलग है, कंटेंट अलग है तो नोट भी अलग है। वरना आप मेंस का जो नोट्स बना रहे हैं, 500 पेज का बन गया वो, उसमें से आप प्रीलिम्स का रेलेवेंट कंटेंट ढूंढते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। यस सर। तो जब नोट बना रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉनिकली मैं एक नोट्स बनाता था, तो इट वाज वेरी कन्वीनियंट टू एडिट माय नोट्स। जब भी मैं नोट्स बना रहा हूँ तो प्रीलिम्स का रेलेवेंट प्रीलिम्स की चीज में डाल दी, प्रीलिम्स के रेलेवेंट चीज जो प्रीलिम्स के नोट में डाल दी, मेंस के रेलेवेंट चीज मेंस में डाल दी। जब जरूरत पड़ा तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लिया। सो ये तो तो डेफिनेटली फिर मैं ये सर। बोल रहा था कि जैसे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स ने जो नोट्स जो कंटेंट दिया था, जो अपने आंसर में लिखा था, वो अपने नोट्स से उठा लिया। उसके बाद क्या करा, करंट अफेयर्स के जब नोट्स बना रहे हैं तो होता क्या है, जब आप नए नए होते हैं तो यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज दैट इज यूज इन द मेंस का आंसर, क्योंकि वो होता डिस्क्रिप्टिव है, थोड़ा लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा टर्मिनोलॉजी यूज करना पड़ता है। तो इनिशियली आप थोड़ा कॉपी पेस्ट ज्यादा करते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ये सालों मैंने स्ट्रगल किया है, थोड़ा खुद में मन में कॉन्शियस में गिल्ट लगता था कि मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ से नहीं लिख रहा हूँ अपना टोटल, इससे कुछ नहीं होता। मैं मेरा इसमें एक्सपीरियंस है कि थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी इंकॉर्पोरेट करना है, थोड़ा फ्रेजेस भी इंकॉर्पोरेट करने हैं अपने आंसर्स में, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि पहले ट्राई में डोंट ट्राई टू मेक द फाइनल वर्जन ऑफ योर नोट्स। पहले ट्राई में आपका नोट थोड़ा वॉल्यूमस बनेगा, न्यूज़पेपर से नोट बनाना है, थोड़ा बड़ा नोट बनेगा। उसको जब पहली बार रिवाइज करेंगे तो थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो और थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, तब जाके वो कंसोलिडेटेड बनेगा। फाइनली आपका नोट होना चाहिए अबाउट 10 to 15% ऑफ द ओरिजिनल सोर्स, बट फर्स्ट आइटरेशन में आपका नोट बनेगा अबाउट 30% ऑफ द सोर्स। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, इसको बस ध्यान रखें, इसको रिवाइज करने में ध्यान रखते रहेंगे कि मेरे को इसको छोटा करना है रिवाइज करके। ये चीज करते रहेंगे, अपने आप चीजें इंटरनलाइज होते रहेंगे आपके दिमाग में और फिर आंसर में निकलेंगी भी। एक ये चीज है।
सो सर ये तो मतलब नोट्स मेकिंग के हो गया। लास्ट एक चीज जो होती है, एक और जो काफी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए, वो है आंसर राइटिंग। तो सर आंसर राइटिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आंसर राइटिंग में ये मैंने कई एस्पिरेंट्स से सुना है, कई लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेशन होता है तैयारी का कि बोलते हैं मैं पहले दिन से आंसर राइटिंग करूंगा। इसमें मेरे ख्याल से दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। जब तक आपने पढ़ा ही नहीं है सिलेबस तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? ठीक है, यस। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है तब तक आप तो आंसर लाइक में क्या थोड़े लिखोगे? थोड़े टाइम के बाद शुरू करना चाहिए आंसर राइटिंग। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके। एक बार आपका सिलेबस का गो थ्रू हो गया, एक बार थोड़ा थोड़ा वेगली आइडिया लग गया चीजों में क्या है, रिटेन करने लगे थोड़ा थोड़ा। अब वो एक बार पढ़ने में लगे, 2 बार पढ़ने में लगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट। बट ऐसा नहीं कि मैंने फ्रीडम मूवमेंट पढ़ा ही नहीं है और मैं फिर आंसर लिखूंगा यस। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म पे। कहाँ से लिखेंगे? आप नहीं लिख पाएंगे। तो तो एक बार बेसिकली थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए, एक बार थोड़ा आइडिया लगा लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। फिर लोगों को डायलेमा होता है कि अच्छा मेरा 7 मिनट में 10 नंबर का आंसर खत्म नहीं हो रहा, 11 मिनट में 15 नंबर का आंसर खत्म नहीं हो रहा है, तो मुझे शुड आई फोकस ऑन द क्वालिटी और शुड आई फोकस ऑन कंप्लीटिंग द आंसर इन टाइम? यस। इसमें मेरा एडवाइस है अनइक्विवोकली, बिना दिमाग में डाउट रखे, यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी। ओके। क्योंकि टाइम में कुछ भी, सब बार आंसर कोई भी लिख देगा, बट आपको क्वालिटी पे फोकस करके टाइम लाना है। तो क्वालिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी का आंसर लिखने की आदत डालेंगे, जो आंसर फॉर्मेट में फाइनल लिखते हैं उस पर लिखने की आदत डालेंगे। बॉक्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखेंगे। धीरे 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 करते करते प्रैक्टिस करते करते जितना रिवाइज कर रहे हैं क्वालिटी रहेगी, टाइम अपने आप कम कम हो जाएगा। फिर एक लोगों को दिक्कत होती है कि आंसर राइटिंग हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हम राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा, जो हाथ खोलना होता है जिसको कहते हैं थोड़ा हाथ फ्लुएंट हो जाए, वो कैसे डेवलप करेंगे? तो मैंने कहा आंसर राइटिंग मत कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ भी मत लिखिए, नोट्स बनाना भी इज अ वेरी ट्रिवियल फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग। आप कोई आर्टिकल पढ़े अगर न्यूज़पेपर का, इफ यू रेड एन आर्टिकल यू कैन राइट अ प्रेसी ऑफ दैट आर्टिकल इन योर नोट्स। यस। लैंग्वेज से अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, फेमिलियर हैं, कंफर्टेबल हैं, इजी आर्टिकल था तो खुद से भी उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो भी एक बहुत इजी और बहुत प्रैक्टिस वाला छोटा लिमिटेड फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग है। उससे भी चीजें आपकी इंटरनलाइज होती जाएंगी। बिल्कुल तो सर, आई एक थिंक ये बार काफी इंटरनलाइज हो गया वैल्यूएबल अब जाके एडवाइस स्टार्ट है। करा। ये काफी वैल्यूएबल एडवाइस है, जो कई लोगों को इनिशियल हिच होता है कि शुरुआत करने में ही वो होता है, तो वो इस तरीके से नोट मेकिंग के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा आंसर राइटिंग का टाइप का प्रैक्टिस का। यस। बिल्कुल। सो आई थिंक सर लास्टली, अभी तो टाइम काफी हो गया है, तो लास्टली कुछ आप वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको जो आप शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट। देखिए, सबसे पहली बात तो इट इज अ वंडरफुल थिंग मेरे ख्याल से कि आप सोच रहे हैं कि मैं सिविल सर्विस में हूँ, सो दैट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा एंड यू विल लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स, यू विल अप्लाई दोस थिंग्स एंड यू विल बी हेल्पिंग अदर पीपल। ग्रीवांस रिड्रेसल में, नहीं तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में, नहीं तो फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, जैसे लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग में, इनकम जनरेशन में, लाइवलीहुड सपोर्ट करने में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, बहुत सारी चीज़ों में आप हेल्प करेंगे। रिसोर्स जनरेशन में, डिपेंडिंग ऑन द सर्विस यू एंटर। नहीं तो ग्रीवांस रिड्रेसल मोस्टली हर सर्विस में ही होता है, तो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एड्रेस कर पाएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड फीलिंग दैट यू आर एबल टू हेल्प समवन इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी। और गवर्नमेंट आपको बहुत सारी पावर्स और अथॉरिटीज भी देती है, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं गवर्नमेंट की जिसको आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एंटरिंग द सिविल सर्विस। लिमिटेशंस हर चीज़ के होते हैं, प्राइवेट में भी जाएंगे, रिसर्च में भी जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, हर चीज़ के लिमिटेशन है, तो सिविल सर्विस के भी लिमिटेशन है, पहली बात। बट अगर आप सोच रहे हैं तो लाइक आई सेड कि थोड़ा अपना ध्यान, थोड़ा मोटिवेशन अपना स्ट्रेट रखें, अपने आप से झूठ ना बोलें। बाकी चीज़ें जो मैंने बोली कि ऑप्शनल एक्टिविटी वर्सेस अचीवमेंट, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखें। उसके बाद हो सकता है कि डिस्पाइट ऑल योर बेस्ट एफर्ट, सारी कोशिश करने के बाद भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। इट इज़ पॉसिबल, कई अनफॉर्चुनेट रहते हैं कैंडिडेट्स, उनके साथ ऐसा हो जाता है। थोड़ा एलिमेंट ऑफ लक इज ऑलवेज देयर, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, बट समटाइम्स इट इज जस्ट नॉट इनफ। फिर भी ये ध्यान रखें कि जो भी आपका होगा, सक्सेस होगा, फेलियर होगा, कुछ आपके पर्सनैलिटी में चेंज आएगा तैयारी के दौरान। जैसे आप परसिवियरेंट ज़्यादा हो जाएंगे, अवेयर ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा आपको आसपास जो चीज़ें हो रही है उसका अंदाजा रहेगा, थोड़ा आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। थोड़ा रीडिंग से आपका इंटेलेक्ट भी डेवलप होता है। जैसे GS4 पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको जैसे थिंकर्स के थॉट्स होते हैं, उनके रिफॉर्म्स होते हैं, उनके स्टेप्स होते हैं, वो सब समझेंगे। एम्पैथी, कंपैशन, लीडरशिप, नहीं तो एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब समझेंगे, तो थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। और थोड़ा आपका टेनासिटी, जो मैंने बोला था कि जो फेलियर्स है उससे डील करके फिर से आगे बढ़ना है, इससे आपका कैरेक्टर डेवलप होता है। ये चीज़ सिविल सर्विस में रहें, रिसर्च में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, किसी और गवर्नमेंट सर्विस में जाएं, इंडिया में रहें, बाहर रहें, ये चीज़ आपको हमेशा हर जगह काम आएगी। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलेगा ही तैयारी से। सर्विस ना मिले तो कुछ और मिल जाएगा जो दूसरी जगह काम आएगा। तो इट विल बी अ मेमोरेबल थिंग, it will be one of the most learning experiences of your life, given that you enter this। आप इसको इस तैयारी में सही मोटिवेशन के साथ चलें।
सिर्फ अगर इस टैग के लिए कि हम सिविल सर्विस की तैयारी करें, इस टैग के लिए कर रहे हैं तो ना करें, दिमाग अपना मोटिवेशन क्लियर करें, बहुत सारा पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड इफ यू डू डिसाइड टू गो फॉर दिस, कभी भी अगर कहीं से भी आपको कोई भी पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है, उसको इंकॉर्पोरेट करते रहें। अभी अगर आप सोच रहे हैं डिसाइडिंग फेज में या फिर कंफ्यूज हैं थोड़ा, तो मैं ये बोलूँगा कि लेट योर एक्सपीरियंसेस डिफाइन यू, लेट योर एक्सपीरियंसेस डेवलप योर थिंकिंग, टू बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, बी ओपन टू न्यू थिंग्स। अभी आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में कंफ्यूज हैं, तो ऐसा ना करें कि नहीं मेरे को तो जो पापा ने बोल दिया वही करना है। थोड़ा आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, कॉलेज में थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, उससे आपको अपना जो डिसीजन है वो लें। मैंने कॉलेज में यही गलती करी थी कि सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ गया तो सिविल इंजीनियरिंग करना और कुछ नहीं सुनना है, किसी चीज़ के बारे में एक्सपोजर नहीं लेना है, वो गलती ना करें। थिंक अबाउट द फ्यूचर की वेग आइडिया ये है मेरे को कि ये करना है, ऐसा करना है, ठीक है, बट जो आपके एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, लेट देम ऑल्सो शेप योर थिंकिंग टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स। और अगर आप डिसाइड करते हैं तो होपफुली we'll see you soon enough in the list. With that, I would like to close and good luck. Thank you very much, sir. Thank you. It was a really informative session and I think काफी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मोटिवेशन के साथ साथ उनको काफी की इनसाइट्स मिली हैं कि कैसे इस एग्जाम में क्या चीजें, कुछ स्पेसिफिक चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि उनका चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाए। सो आई होप सर इसके बाद और भी सेशन आपके साथ करें, स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स, स्पेसिफिक टू मेंस एंड इंटरव्यू। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच सर। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू। Thank you. Good luck. Take care.